प्रिय छात्रों, जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक बधाई। आज हम मापन में अनिश्चितता, यथार्थता और परिशुद्धता की चर्चा करने वाले हैं। साथ में ही हम सार्थक अंक और उनकी गणना की चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले बात करें मापन में अनिश्चितता की। जब भी हम कोई प्रयोग करते हैं तो उसमें व्यक्तिगत कारणों से या यंत्र में त्रुटि के कारण से परिणाम में अंतर आता है। इस अंतर को ही हम अनिश्चितता कहते हैं। परिणाम में अनिश्चितता के कारणों को हम दो वर्गों में समझ सकते हैं। पहला वर्ग है परिमित या निर्धारित त्रुटियाँ। ये ऐसी त्रुटियाँ हैं जिनको निश्चित किया जा सकता है। इसमें आती है यांत्रिक त्रुटि, यानी यंत्र में ये जो उपकरण है उसमें कोई त्रुटि है अगर, तो उस त्रुटि को हम यांत्रिक त्रुटि कहते हैं। जैसे वर्नियर कैलिपर्स में शून्यांक त्रुटि होती है, आपने पढ़ा होगा कक्षा 9-10 में। दूसरी है व्यक्तिगत त्रुटि। ये व्यक्तिगत त्रुटि व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर करता है। अलग अलग व्यक्ति उसी उपकरण से अलग अलग नापता है। ये व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर है। जैसे कोई किसी हल्के कलर को देख कर के समझ जाता है कि ये कलर है, तो किसी को हल्का कलर समझ में नहीं आता, उसको पूरा डार्क कलर देखना पड़ता है। तीसरा त्रुटि है कार्य विधि संबंधी त्रुटि। यदि हम मापन के समय उचित एंगल से ना देखें या हमारी कार्य करने का तरीका शुद्ध ना हो, तब भी मापन में त्रुटि आ जाती है। जैसे अपन ब्यूरेट से आयतन नापते हैं, यदि हमने मैनेक्स को ध्यान नहीं दिया या हमने आँखों के सामने नहीं रखा, उसको ऊपर नीचे रखा, तो उसकी माप में अंतर आ जाता है। दूसरे प्रकार की त्रुटियां हैं अनियमित या संयोगित त्रुटियां, यानी रैंडम एरर्स। ये त्रुटियां हमारे नियंत्रण में नहीं रहती। ये त्रुटियां उस समय जो प्रयोग कर रहे हैं उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। जैसे हम आयतन नाप रहे हैं तो वातावरण का ताप यदि बदल जाए तो आयतन में परिवर्तन हो जाता है। गैसों संबंधी अगर प्रयोग कर रहे हैं और उस समय दाब में बदलाव आ जाए, तब भी जो मापन में त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। यदि हम कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कर रहे हैं और एकाएक वोल्टेज में चेंज आ जाए, तो उसमें भी त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। इस तरह की त्रुटियों को हम अनियमित या संयोगिक यानी रैंडम एरर्स कहते हैं। अब त्रुटियों के चिन्ह धनात्मक या ऋणात्मक लिखे जाते हैं। तो त्रुटि का चिन्ह यदि धनात्मक लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि परीक्षित मान वास्तविक मान से अधिक है। मान लो किसी वस्तु का द्रव्यमान 1.5 ग्राम है, तो आपने उसको तोला और वो 1.6 ग्राम आया, तो त्रुटि हो जाएगी प्लस 0.1 ग्राम। यदि परीक्षित मान वास्तविक मान से कम आता है तो त्रुटि का चिन्ह ऋणात्मक होगा। अब बात करें यथार्थता की। तो प्रायोगिक मान वास्तविक मान से जितने समीप होगा हमारा मापमान उतना ही यथार्थ होगा, यानी यथार्थता उतनी अधिक होगी। यथार्थता का संख्यात्मक मान है वो जितना कम होगा मापन उतना ही यथार्थ रहेगा। यानी यथार्थता अपन निकालेंगे तो जो आपने औसत परीक्षित मान जो ज्ञात किया है उसका और वास्तविक मान का अंतर कम है
तो मापन अधिक यथार्थ है। अब बात करें हम परिशुद्धता की। जब किसी भौतिक राशि को मापते हैं और उसके रिपीटेडली अलग अलग मान लेते हैं, तो वास्तविक मान के निकट पहुंचने के लिए हम उनका औसत निकालते हैं। यदि मापनकर्ता द्वारा लिए गए मान औसत से अधिक भिन्न नहीं है, माने औसत के करीब करीब हैं, तो परिशुद्धता उच्च मानी जाती है। और यदि औसत से काफ़ी भिन्न है तो परिशुद्धता कम मानी जाती। आप उदाहरण से देख सकते हैं कि किसी नमूने का वास्तविक द्रव्यमान 11.5 ग्राम है और अलग अलग 5 लोगों ने उसको मापा है, सबके अलग अलग मान उसमें दिए हैं। मान लो ये व्यक्ति ने नापा, पहली बार उसने 11.3 ग्राम नापा, दूसरी बार 11.4 ग्राम नापा, तीसरी बार 11.5 ग्राम नापा, तो इसका औसत आ जाएगा 11.4 ग्राम। और जो वास्तविक मान से कितना कम है, वास्तविक मान से 0.1 ग्राम कम है, तो ये इसकी यथार्थता हो गई। यानी इसमें कितनी त्रुटि है, -0.1 ग्राम। और इसके तीनों मानों में अंतर देखें अगर, तो औसत मान है 11.4, तो इस 11.4 से इन तीनों मानों में पहले मान में -0.1 है और इसमें कोई अंतर नहीं है, और इसमें प्लस में 0.1 अंतर है, तो इसकी परिशुद्धता 0.1 हो जाएगी, प्लस माइनस 0.1 इतना अंतर है इसमें। यदि हम दूसरे व्यक्ति द्वारा मापी गई चीज़ें देखें, तो उसने पहला माप दिया 11.0 ग्राम, दूसरे ने दिया 11.1 ग्राम, तीसरा मान निकाला 11.2 ग्राम। इसका औसत आता है 11.1 ग्राम, जो कि वास्तविक मान से 0.4 ग्राम कम है। यानी इसकी जो यथार्थता है काफ़ी कम है, वास्तविक मान से इसका औसत मान काफ़ी कम है। अब हम इस पे 5वें व्यक्ति के द्वारा मापी गई मान को देखते हैं। यहाँ देखिए 5वें वाले ने पहले मान निकाला, उसने 11.4, दूसरा 11.5 और तीसरा 11.6। इसका औसत आया 11.5 ग्राम। तो इसका औसत यथार्थ मान के बिल्कुल बराबर है। तो ये इसकी यथार्थता पूर्ण यथार्थ है, मतलब इसने पूरा मान बिल्कुल सही निकाला, एक पूर्ण परिशुद्ध मान है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि वास्तविक मान के जितने नज़दीक मान है वो उतना ही यथार्थ है, और मान में जितना विचलन है, जितना कम विचलन है, उसकी परिशुद्धता उतनी ही अधिक मानी जाती है, और विचलन अधिक है तो परिशुद्धता कम मानी जाती है। आइए अब बात करते हैं सार्थक अंकों की। तो सार्थक अंक से मतलब है ऐसे अंकों की संख्या या उन न्यूनतम अंकों की संख्या जो किसी मापन के परिणाम को पूर्ण रूप से दर्शाने के लिए आवश्यक होते हैं। यानी किसी मापन के परिणाम को पूर्ण रूप से दर्शाने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों की संख्या सार्थक अंक कहलाते हैं। अब सार्थक अंकों की संख्या किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा यंत्र कितना शुद्ध नापता है। यदि हम किसी लंबाई को मीटर स्केल से नापें तो उसमें शुद्धता कम रहेगी। उसके बदले हम उसको वर्नियर कैलिपर से नापें तो उसमें शुद्धता ज़्यादा रहेगी। एक उदाहरण से इसको समझें। एक नमूना है, उसका द्रव्यमान हमने साधारण तराजू से नापा तो ये
4 ग्राम आया। और हमने एक एनालिटिकल बैलेंस, केमिकल बैलेंस भी कहलाती, बेसिलिसिक तुला भी कहलाती, इससे नापा तो ये 9.4213 ग्राम आया। तो इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें केवल जो साधारण तराजू से नापा इसमें केवल 2 अंक हैं, 9.4। इसमें 4 अंक अनिश्चित है, इसमें केवल 9 का अंक निश्चित है। इसका मान 9.3 और 9.5 के बीच होगा, यानी इसका वास्तविक मान 9.4 ± 0.1 ग्राम है। और यदि हम बेसिलिसिक तुला वाले मान को देखें तो इसमें 9.412 तक निश्चित अंक हैं और तीसरा अंक जो 3 अंक है ये अनिश्चित है। तो इसका जो वास्तविक मान है वो हम ये कहेंगे कि इसका मान 9.4122 एवं 9.4124 के मध्य है। इसको इस तरह लिखेंगे 9.4123 ± 0.0001। हाँ, यहाँ पे एक और बात उल्लेखनीय है, यदि जो भी संख्या बिल्कुल निश्चित होती है, जैसे डिब्बे में 2 गेंदें रखी तो इसका वास्तविक मान 2 ही है, पूर्ण पर शुद्ध है ये मान। इसमें कोई भी अंक अनिश्चित नहीं है, इसलिए इसमें निश्चित अंकों की संख्या अनंत हो जाएगी और इसको लिखेंगे 2.000 अनंत शून्य रखेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी अंक अनिश्चित नहीं है। हाँ, अब हम देखें कि किस संख्या में कितने सार्थक अंक हैं, इसकी गणना कैसे करेंगे। इसके कुछ नियम हैं, इनको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो पहला नियम है कि सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। अशून्य का मतलब है शून्य के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जी कहीं भी आए संख्या में सारे के सारे सार्थक अंक होते हैं। इसमें ध्यान रखना है, जब वैज्ञानिक संकेतन में लिखते हैं तो 10 गुणे कोई घात लगाते हैं, तो ये 10 और उनकी जो घात वाले अंक हैं उनको हम सार्थक अंकों की गणना में नहीं लेते हैं। बाकी जितने भी अशून्य अंक हैं 1 से लेकर 9 तक संख्या में आते हैं तो वो सार्थक अंकों में गिने जाते हैं। दूसरा नियम है, प्रथम अशून्य अंक के पहले के एक भी शून्य सार्थक नहीं होते। मतलब जैसे संख्या देखें 0.023, इसमें पहले शून्य है, दूसरा भी शून्य, इसमें अशून्य अंक पहला कौन सा है? 2 है। तो इस 2 के पहले जितने भी शून्य हैं कोई भी सार्थक नहीं है, चाहे वो दशमलव के पहले हो चाहे दशमलव के बाद हो। इस संख्या में केवल 2 सार्थक अंक हैं, 2 और 3। तीसरा नियम देखें, 2 अशून्य अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक होते हैं। जैसे 2005 लिखा है तो इसमें 2 और 5 के बीच में 2 शून्य हैं, तो ये सभी सार्थक अंकों में गिने जाएंगे। तो सार्थक अंक इसमें होगा 1 2 3 और 4। चौथा नियम है, दशमलव विहीन संख्याओं के दाहिनी ओर के सभी शून्य असार्थक होते हैं। यानी अगर दशमलव नहीं है और उसके दाहिनी ओर बहुत सारे शून्य लगे हैं तो वो कोई भी शून्य सार्थक नहीं होगा। जैसे 1000 लिखा हमने यहाँ पे, 1000 में अशून्य अंक तो 1 है, इसके दाहिनी ओर 3 शून्य लगे हैं, तो ये 3 शून्य में से कोई भी शून्य सार्थक नहीं है, तो इसका केवल 1 सार्थक अंक है। इन्हें यथार्थता से दर्शाने के लिए इसके लिए हम वैज्ञानिक संकेतन का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें इसको 4 सार्थक अंक तक लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 1.000 × 10⁻³ 3। यदि हम इसको 3 सार्थक अंक
तक लिखना चाहते हैं तो जी लिखेंगे 1.00 गुणा 10 की घात 3, यानी हमने दशमलव के बाद जो शून्य रखे हैं यहाँ पे, अब ये सारे के सारे सार्थक हैं। यदि दशमलव नहीं है तो ये सार्थक नहीं है, लेकिन दशमलव रखा है और उसकी दाहिनी ओर हमने रखे हैं तो ये सब के सब सार्थक हैं। यदि हम 2 सार्थक अंकों तक लिखना है तो 1.0 गुणा 10 की घात 3 में 2 सार्थक अंक आएंगे। और यदि 1 अंक तक लिखना है आपको तो 1 गुणा 10 की घात 3 लिखेंगे। एक बात और ध्यान देने की है, आप दशमलव अंक को गिनती में नहीं लेंगे। सार्थक अंकों की गणना के लिए केवल 0 से लेकर के 9 तक के अंक ही गिनना है, और जो घात के लिए प्रयोग होते हैं इन अंकों को भी सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता। आप पहले ही बता चुके हैं, वस्तुओं की गिनती पूर्ण पर सिद्ध होती है, इसलिए इनमें सार्थक अंकों की संख्या अनंत होती है। अब हम देखें सार्थक अंकों के साथ जो 4 मूलभूत गणितीय संक्रियाएं हैं, यानी जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग कैसे करते हैं। तो साधारण जोड़ भाग तो आप जानते ही हैं। जब भी वो दशमलव वाली संख्याएं हैं उन्हें जोड़ने के लिए आप दशमलव के नीचे दशमलव रख लेंगे तो इकाई, दहाई या दशांश, शतांश ये सब एक सीध में आ जाएंगी। जैसे हमने यहाँ लिखा है 11.08, 1.02, 1.12 को जोड़ेंगे तो ऐसे लिखेंगे आप, ये 111 कर लीजिए, 111.08, 1.02, 1.1, ये आपने दशमलव सीध में रखिए। इकाई सीध में आ जाएंगी, दहाई सीध में आ जाएंगी, सैकड़े सीध में आ जाएंगी, इधर दशांश, शतांश, सहस्त्रांश सब सीध में आ जाती है। फिर इनको जैसे जोड़ते हैं आप वैसे जोड़ लीजिए। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि इनका जो उत्तर लिखा जाता है उसमें आप केवल उतने ही अंक रखेंगे दशमलव के बाद जितने दशमलव के बाद आपकी जोड़े जाने वाली संख्याओं में कम से कम हो। जैसे यहाँ आपने 3 संख्याएं ली, इनमें 111.08 में दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं, लेकिन 1.1 में दशमलव के बाद केवल 1 अंक है। तो जो हमारा उत्तर आएगा इसमें भी हम दशमलव के बाद केवल 1 ही अंक रखेंगे, तो ये मान हो जाएगा 113.2। अब यदि हम इसको ये कहें, हमें जितने सार्थक अंक, कितने सार्थक अंक में लिखना है, मान लो हम कहें कि 2 सार्थक अंकों में लिखना है, तब हमें फिर क्या करना होगा, इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना होगा। वैज्ञानिक संकेतन में दशमलव के पहले केवल 1 अंक रखा जाता है। जैसे यहाँ रखा है 113.2 को 1.132 रखेंगे, गुणे 10 की घात 2 आएगा। ये कैसे निकालते, दशमलव को जितने अंक बाएं खिसकाते हैं उतनी घात 10 पे चढ़ जाती है। मतलब यहाँ पे हमें 1.132 में 100 का गुणा करना है तो हमें 113.2 प्राप्त हो जाएगा। तो जितने अंक हम बाईं ओर खिसकते हैं दशमलव लगाने के लिए 10 पे उतनी धन की घातें चढ़ जाती हैं। और इसके उल्टा जितना हम दाहिनी ओर खिसकते हैं तो 10 पे उतनी ऋण घात चढ़ जाती है। अब हम देखते हैं न्यूटन के कुछ नियम हैं। जैसे हमने यहाँ पे अगर 2 अंकों में लिखना है तो हमने इसको 1.1 गुणा 10 की घात 2 लिखा है। इसके कुछ नियम हैं, इसको हम न्यूटन कहते हैं। जब हमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या कम करना होती है तो ये कुछ सर्वमान्य नियम हैं, नियमों को एक एक करके देखेंगे। इसको अंग्रेजी में राउंडिंग ऑफ भी कहते हैं। तो गणना में प्राप्त जो संख्या है उसमें हम सार्थक अंकों की संख्या अगर सीमित करना चाहें तो कुछ नियम है इसके। पहला नियम ये है, यदि छोड़े जाने वाला पहला अंक 5 से कम है तो उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। माने उसकी जो पहले सार्थक अंक है उसके पूर्व वाला जो सार्थक अंक है जिसको हमें लिखना है
उसको ज्यों लिख देते हैं और छोड़ने वाले अंक को छोड़ देते हैं। जैसे मान लो 1.025 है और हमें 2 अंक लिखना है, केवल दशमलव के बाद केवल 1 अंक लिखना है, तो 1.0 लिख देंगे। 1.025 है, अगर हम 2 अंकों में लिखेंगे इसको तो ये हो जाएगा 1.0, क्योंकि 2 छोड़े जाने वाला 2 5 से कम है, इसलिए यहाँ पे इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। दूसरा, यदि छोड़े जाने वाला पहला अंक 5 से अधिक है तो पूर्व के सार्थक अंक में 1 जोड़ देते हैं। हम इसको ऐसे ही मान सकते हैं कि जैसे 0.5 से कम है आप तो हम 0 मान लेते हैं, और 0.5 से ज़्यादा है तो उसे हम 1 मान लेते हैं। जैसे 1.562 है। यदि हम इसको दशमलव के बाद 1 अंक में लिखना चाहें तो उसको लिखेंगे 1. अब ये 6 छोड़ना है अपन को, तो 6 क्या है, 5 से अधिक है, इसलिए हम इस 5 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1.6। यदि तीसरा नियम है, यदि छोड़े जाने वाला पहला अंक 5 है तो पूर्व का सार्थक अंक देखा जाता है। यदि सार्थक अंक सम है तो 5 को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, और यदि सार्थक अंक विषम है तो 5 को छोड़ने पर इसमें 1 जोड़ करके इसे सम बना लेते हैं। जैसे यहाँ देखें अपन, मान लो 1.025 है, इसको हमें दशमलव के बाद 2 अंक तक सीमित रखना है, तो ये लिखा जाएगा 1.02, क्योंकि 5 के पहले लिखा जाने वाला जो 2 अंक है ये सम है, इसलिए 5 को हम ऐसे छोड़ देंगे, इस पर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। दूसरा उदाहरण देखें, 1.015, इसको हमें 2 अंक तक सीमित करना है और छोड़े जाने वाले अंक 5 है, तो इसमें हम इसके पहले अंक में 1 की वृद्धि कर देंगे और ये हो जाएगा 1.02। इस तरह से हम निकटन कर लेते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ दिए हैं। देखिए 3 सार्थक अंकों तक निकटन करना है, जो उदाहरण दिए हैं 1.0257, 1.0238, 1.0351, 1.0189। तो अब इसमें हम 3 अंक तक आपको निकटन करना है, तो अपन यहाँ देखा कि 1.02 यहाँ तक आपको रखना है। अब देखिए इसमें हमको 5 7 छोड़ना है, क्योंकि 5 छोड़े जाने वाला पहला अंक 5 है, इससे अगले वाले से कोई अंतर नहीं पड़ता, तो ये 5 है, इसलिए हमें इसके पहले का सार्थक अंक देखना होगा। इसके पहले का सार्थक अंक 2 है जो कि सम है, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, उत्तर होगा हमारा 1.02। दूसरा एग्जाम्पल देखें, 1.0238, यहाँ पे आपको 3 8 छोड़ना है। छोड़े जाने वाला पहला अंक है 3, और 3 क्या है, 5 से कम है, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, उत्तर हो जाएगा 1.02। अगला उदाहरण देखें, 1.0351, इसमें देखिए छोड़े जाने वाला अंक है 5, तो हमें इसके पहले वाला अंक देखना होगा। इसके पहले वाला अंक है 3, तो 3 चूँकि विषम है तो हमें इसको सम बनाना होगा, तो 5 को छोड़ देते हैं और इसमें 3 में 1 जोड़ देते हैं, तो ये मान हो जाएगा 1.04। अब चौथा उदाहरण देखिए, 1.0189। आप यहाँ देखें कि छोड़े जाने वाला अंक 8 है जो कि 5 से अधिक है, तो इसमें हम
पहले वाले जो पूर्व वाला वास्तविक अंक है जिसको लिखना है आपको सार्थक अंक को, इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1.02। ये ठीक उसी तरह है कि अगर अपने पास 100 के नोट हैं और किसी के पास 50 से कम है, मैंने किसी को 50 से कम देना है तो उसको बिल्कुल नहीं देंगे, और जिसको 50 से ज़्यादा देना है उसको 100 का नोट दे देंगे। वो मान लो दोनों के पास 50-50 हैं तो तब कुछ अलग सोचना पड़ेगा, तो उसमें फिर अपन को संतुष्टि देखना पड़ेगी, सम विषम देखना पड़ेगा। अब गुणाभाग के कुछ और उदाहरण देख लें कैसे करते हैं। तो जब वैज्ञानिक संकेतन में लिखा जाता है तो गणना के कुछ नियम हैं, गणना कर लेते हैं और परिणाम को निकटन करके न्यूनतम सार्थक अंकों में ही लिखते हैं। जितने न्यूनतम सार्थक अंक किसी एक संख्या में हैं उतने ही सार्थक अंकों में इसको लिखा जाता है।